नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के पहले टॉपिक ध्वनि और हिंदी वर्णमाला के वर्णक्रम की बात करेंगे। और जैसा कि आपके बैच का नाम है सुपर 100, लेकिन इस बैच में हम लोग वर्णमाला के जो प्रश्नों को कवर करने वाले हैं उन प्रश्नों की संख्या होगी समथिंग 200। लगभग 200 के आसपास हम हिंदी के वर्णमाला के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से न देरी करते हुए पहले प्रश्न की ओर। कह रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो वो लघुत्तम इकाई कहलाता है शब्द। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई कहलाती है ध्वनि। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की अगर बात करता है तो 52। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला, अर्थात डी नंबर सही है। अगला प्रश्न। कौन स्वर नहीं है? यानी जो व्यंजन होगा वह स्वर ना होगा। तो आ उ ए में कौन? बा। बा स्वर नहीं है, बा क्या है? व्यंजन है। इनमें से री क्या है? री क्या है? तो री क्या है? री है स्वर है। री क्या है? स्वर है, अर्थात डी नंबर सही है। अगले प्रश्न में चले हम लोग। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो देखो, री की मात्रा होती है ऐसे ऐसे। तो वृष्टि में स्पष्ट रूप से दिख रही है, वृष्टि में री की मात्रा है। इसमें रा है, ये रा है, और ये रा कहलाती है द्वार पे, यानी क्रम। जैसे क्रिया लिखा है, क्रिया में नीचे रा लगी है तो ये कहलाती है द्वार। तो वृष्टि में री है। अगला प्रश्न। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। यानी स्वर स्वतंत्र इकाई है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इस वजह से परतंत्र इकाई है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है 11। स्वरों का उच्चारण ऑप्शन में बताना है। व्यंजनों की सहायता से होता है? नहीं। अनुस्वार की सहायता से होता है? नहीं। अनुनासिक की सहायता से होता है? नहीं। बिना किसी की सहायता से होता है? बिल्कुल। स्वर कैसी इकाई है? तो स्वर है स्वतंत्र इकाई। अगला प्रश्न। स्वर किसका भेद है? तो स्वर भेद है वर्ण का। वर्ण के 2 भेद हैं, एक कहलाता है स्वर और एक कहलाता है व्यंजन। व्याख्या जो हम करेंगे बहुत संक्षिप्त रूप में करेंगे। आप बस 200 प्रश्न हैं 200, आप उनको करते रहिए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? तो ये स्वरों के प्रकार हैं। और किसके आधार पे? तो ये मात्रा के आधार पे है, मात्रा जो लगती। किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? सभी स्वर्ग दीर्घ हैं, यानी जो मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर हैं वो होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है। तो अब किसमें सबसे बड़े होंगे? तो देखो, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, यानी इसी में सभी स्वर दीर्घ समझ में आ रहे हैं। इसमें देखो आ ह्रस्व है, इसमें छोटा आ ह्रस्व है, छोटी ई भी है, ठीक है, री भी है। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो री आ गई, और री, इस री का अब तो कहीं प्रयोग होता भी नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चले तो ए नंबर एकदम सही है। बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे जो 5 स्वर लिखे हैं ये सब दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न। कह रहा हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, ऊ, छोटी ई है, सॉरी भाई, छोटी ई इसको लिखना है, छोटी ई, ऊ और री, 4 है। अगले प्रश्न में चले हम लोग। कह रहा जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं गुरु स्वर। एक होते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। ये बात तीनों एक ही है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। लघु का विलोम क्या होता है? गुरु। तो गुरु स्वर कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। ठीक।
अगला, इन निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर का उदाहरण है? ठीक, तो दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। तो ऊ कैसा है? ऊ लघु स्वर है। ठीक, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी मिस स्पेल्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, छपाई की मिस स्पेल्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर यानी वो किसी भी स्वर के संयोग से नहीं बना है। जैसे अगर हम बात करें ए किसी ना किसी के साथ बना है, आ और ई के साथ। ऐसे इसकी बात कर दे तो आ और ए के साथ, ये आ और ऊ के साथ। ऊ किसी भी स्वर के साथ मिलके नहीं बना है, यानी ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। सी नंबर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? वो स्वर कहलाते हैं प्लुप्त स्वर, वो स्वर प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्लुप्त स्वर कौन सा स्वर है? प्लुप्त स्वर होते हैं जिनमें बीच में जैसे शब्द को खींचा जाता है, जैसे ओम, तो बीच में वो जैसा आ गया ना ये, और इनकी मात्रा ऐसे लगती है ये। ठीक, जैसे राम, तो ऐसे करके फिर मां लिखा जाता है, ये होता है राम। तो बीच में जो रा और मां के बीच में है, ये है प्लुप्त स्वर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? कौन सा स्वर है जो संयुक्त स्वर है? अर्थात ए किससे बना है? आ और ई से, दो विभिन्न विभिन्न स्वर हैं, इनके मिलने से बना है ऐ। तो ऐ कैसा है? संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर, देखो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से? एक आ है, दूसरा बड़ी ई है और ऊ है, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। इनके अलावा जो आएंगे वो मूल दीर्घ स्वर नहीं होते हैं, वो संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं, अर्थात ओ। ऑप्शन डी नंबर एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध, जल्दी से आपको बताना है। बी नंबर अर्थात ई कैसा है? समृद्ध स्वर है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत समृद्ध, विव्रत, अर्धसमृद्ध, अर्धविव्रत ये नहीं आते, अर्थात डी नंबर नहीं आता। पश्च स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर ये प्रयोग आते हैं। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10, अर्थात किसको नहीं उच्चारित किया जाता है जीभ प्रयोग पे? तो री को उच्चारित तो नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? तो ए यानी बी नंबर अर्धविव्रत स्वर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण टा वर्ग में आता है, टा वर्ग में। ये टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं और इसके साथ ये सा, टा वर्ग के व्यंजनों के साथ ये सा। तो देखो टा वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? डा, ढा। जा, जा किस वर्ग के हैं? तो ये चा वर्ग के हैं, इनका उच्चारण तालु है। गा, घा किसके हैं? का वर्ग के हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। पा, फा ये पा वर्ग के हैं, ये पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और अगर हम ता, था की बात कर दें, ता, था, दा, दा, ना, तो ये ता वर्ग के हैं और इनका उच्चारण स्थान दंत है। अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण स्थान है? का वर्ग का उच्चारण स्थान अभी हम लोगों ने चर्चा की कंठ। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यार अलावा किस वर्ग के हैं? अंतस्थ वर्ग के हैं। किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? यानी जिस वर्ग के समूह का स्थान टा पे आएगा, ये सा आएगी और स्वरों में री आएगा। री का उच्चारण स्थान मूर्धन से होता है, शा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, टा वर्ग का होता है। तो उस हिसाब से आपको स्पष्ट तौर पे बी नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, सा, हा, चा, छा। ठीक है, तो हा का उच्चारण स्थान कंठ है, ये कांकल वर्ण कहलाता है। ठीक, चा, छा और सा इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ता, था, दा और ये सा का उच्चारण स्थान होता है दंत। आ, का, खा, गा इसका उच्चारण होता था कंठ। अगला प्रश्न, विसर्ग का उच्चारण स्थान है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालब नहीं है? यानी जो चा वर्ग का होगा वो तालब होगा और चा वर्ग के साथ में सा आ जाएगा, और तालब वाले में ई और ई ये आ जाती है स्वर। तो देखो चा तो है, झा भी है, का
का नहीं है, का वर्ण तालव वर्ण नहीं है, ये कैसा वर्ण है, ये है कंठ वर्ण है। अगला प्रश्न, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से जो बनता है वो है औ, बी नंबर। कंठ तालव दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है, वो बनता है ए, डी नंबर। अगला प्रश्न, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ कैसा है? ये कंठ वर्ण है, यानी डी नंबर। छोटी ई, बड़ी चा, छा, जा, जा, इया, ये कैसे वर्ण है? तो ये तालव्य वर्ण है, अर्थात सी नंबर। वही शब्द, वही प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका सी नंबर है। अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है होगा? ऊ कैसा है? ओष्ठ वर्ण है। कंठ तालव, कंठ तालव कौन से हैं? कंठ तालव ए और ए हैं, 3 नंबर। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? जल्दी से बताना है। कंठ और तालु से किसका उच्चारण स्थान? ए का, बी नंबर। ओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और का उच्चारण कंठोष्ठ। क्यों? क्योंकि ओ बनता है आ प्लस ऊ से, आ का कंठ और ऊ का ओष्ठ, बन के गया कंठोष्ठ। अगला प्रश्न, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है चंद्रबिंदु का। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो नाक और मुंह। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में अनुनासिकता है? संभालना, यानी डी नंबर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक। उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, अर्थात बी नंबर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो कहलाते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ का उच्चारण जो रहता है वो रहता है पच्छ समृद्ध, पच्छ समृद्ध, डी नंबर। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुप्त स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, द्वित स्वर नहीं होता, यानी डी नंबर वर्गीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि कैसी है? तो री ध्वनि है स्वर, री ध्वनि कैसी है? स्वर है, अर्थात ए नंबर। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी होना चाहिए, अर्थात पा वर्ग का होना चाहिए, अल्पप्राण होना चाहिए, यानी पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति का होना चाहिए। घोष यानी सघोष होना चाहिए, अर्थात तीसरी और पांचवी पंक्ति का होना चाहिए। तो पा फा हटा के बा आ सकता है ऑप्शन में, भा ना आएगा, माँ आ सकता है ऑप्शन में। तो बा और माँ में कौन दिख रहा है? बा दिख रहा है, अर्थात बी नंबर बिल्कुल सही है। हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें व्याख्या नहीं कर रहे, आपने वर्णमाला पढ़ रखा है, हम वर्णमाला की केवल आपको प्रैक्टिस करा रहे, तो आप जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ते रहिए, हो सके तो आप म्यूट करके केवल प्रश्न देखते चलिए। तालब ध्वनियां कौन सी हैं? तो तालब ध्वनियां चा और छा, जा, झा, ये भी हैं। डा, ढा नहीं है, ये कैसी हैं? ये मूर्धन ध्वनियां हैं। ठीक, तो ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी नंबर सही है। ए नंबर भी सही है और बी नंबर, तो दो ऑप्शन एक से अधिक ऑप्शन आ रहे। निम्नलिखित में से चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ण का उच्चारण स्थान तालब होता है। निम्नलिखित में पा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो पा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, बी नंबर। त्रिवेणी शब्द में त्रा वर्णों के योग से बना, तो त्रा बनता है आदिता प्लस रा से। किसमें मिला है? आदिता प्लस रा, यानी सी नंबर पे।
निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। ना दंती है, बिल्कुल सही है। घा कंठ है, बिल्कुल सही है। या मूर्धन है, वा ओष्ठ है। ठीक, वा दंतोष्ठ है। वा कैसी है? दंतोष्ठ है। तो ये या मूर्धन सही है, वा ओष्ठ नहीं, दंतोष्ठ है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा, ज्ञा कैसे बनता है? आदि जा प्लस इया से। तो कहां दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? आदि जा प्लस इया, यानी ए नंबर पे, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत बताना है। आ कंठवर्ग है, सही है। सा तालब है, बिल्कुल सही है। डा मूर्धन है, बिल्कुल सही है। सा ओष्ठ न होकर कैसी है? दंती है। कैसी है? दंती है। तो सी नंबर, डी नंबर एकदम सही होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न, सुमिलित करना है सा का उच्चारण स्थान दंत से, यानी तीसरा पहले आ जाएगा। ठीक, षटकोण वाली का है, इसका मूर्धा से, तो ये आ जाएगी। इस सा का उच्चारण स्थान तालु से, तो आ जाएगा चौथा नंबर। और इसके बाद आ जाएगा दूसरा नंबर। ठीक, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, सी नंबर एकदम सही कूट है। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? जिह्वा जो है वो तालु से नहीं टकराती, तो घा, डी नंबर एकदम सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है? अनुनासिक। ठीक, तो देखो, शंकर, हिंदी, अतः, प्रातः, अंग, कहा, चांद और सा। तो देखो, चांद और सा अनुनासिक क्या होता है? जिसका उच्चारण पे हवा नाक और मुख दोनों से निकले, तो चांद और सांस अनुनासिक है। अगर शंकर और हिंदी की बात करें तो ये अनुस्वार आ जाते हैं। अनुस्वार यानी पूर्णतया जब हवा नाक से निकलती है तो वहां अनुस्वार है, और जब नाक और मुख दोनों को मिला के निकलती है तो वहां पे अनुनासिक है। अगला प्रश्न, ओष्ठवर्ण कौन किस विकल्प में है? तो पा वर्ग के सारे ओष्ठवर्ण होंगे। तो देखो, पा, फा, पा, बा, सी नंबर। अगला प्रश्न, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर मैंने किसी न किसी के साथ मिलके बने हैं, तो छत्र, ज्ञा, श्रा, ये नंबर। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। पूछता है ना संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, उष्ट व्यंजनों की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? ओष्ठ वर्ण में पा, फा, बा, बा आते हैं। कंठ वर्ण में का, गा आते हैं। मूर्धन में चा, छा, जा नहीं आते, ये आते हैं तालु में। ये आते हैं तालु में। मूर्धन में कौन आते हैं? तो मूर्धन में आते हैं टा, ठा, डा, धा, 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 अणा। ठीक, वर्तस ना, रा, ला, सा, ये वर्तस, ये भी सही है। तो सी नंबर इसका सही जवाब माना जाएगा। ये चा, छा, जा, जा ये तालु में आते हैं। अगला प्रश्न, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? का वर्ग वाले कौन? बी, यानी गा और गा। अगला, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? आ मान है, आ को हम लोग मानते हैं, रा या को मानते हैं, झा और आ को मानते हैं। इस भाग अब वर्तमान में प्रयुक्त नहीं हो रही है, यानी बी नंबर। किसका उच्चारण स्थान दंत है? ता वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे दंती वर्ण है। ता वर्ग का कौन है? ना, तो बी नंबर एकदम सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से उच्चारण होने वाले चा वर्ग के, और चा वर्ग का कौन है? जा, अर्थात सी नंबर। ता किसका है? मूर्धन वर्ग का है। गा किसका है? ये कंठ वर्ग का है। माँ किसका है? ये ओष्ठ वर्ग का है। ठीक है, टा मूर्धन वर्ग का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो सा, चा और ये सा, हा, 4 होते हैं। तो इसके अलावा जो मिल जाएगा ऊष्म व्यंजन जो है वही मिल जाएगा, है नहीं, हा। हा कैसा है? ऊष्म व्यंजन है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? जो का वर्ग के होंगे वो कंठी वर्ग होंगे, तो यानी गा, गा का वर्ग का है। अगला प्रश्न, तालब महाप्राण तालब होना चाहिए, यानी चा वर्ग का होना चाहिए।
महाप्राण होना चाहिए, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ और चौथे स्तंभ में होना चाहिए। चा वर्ग का हो, दूसरे स्तंभ में हो और चौथे या तो चौथे स्तंभ में हो। तो देखो तालब है महाप्राण घोष, घोष 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 होना चाहिए, यानी 3, 4 और 5 स्तंभ में होना चाहिए। यानी कॉमन क्या आ गया? 4, 4 वाले स्तंभ। 4 वाले स्तंभ पे चा वर्ग पे कौन आता है? तो झा, सी नंबर। सी कैसा है? तालब है, तालु का है, महाप्राण का है और कैसा है? सघोष है। घोष मतलब सघोष है। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? कौन सा वर्ण? यानी माँ, स्पष्ट रूप में दिख रहा है माँ कैसा है? पंचमाक्षर है। कंठ महाप्राण घोष, कंठ होना चाहिए यानी का वर्ग का होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए यानी दूसरे वर्ण का हो या चौथे स्तंभ का हो, दूसरे स्तंभ का या चौथे स्तंभ का। घोष होना चाहिए अर्थात चौथे स्तंभ का ही होना चाहिए, चौथे स्तंभ का ही होना चाहिए। तो का में चौथे स्तंभ में कौन आता है? हा आता है, यानी डी नंबर। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष, मूर्धन यानी टा वर्ग का होना चाहिए, अल्प प्राण यानी पहले स्तंभ का, तीसरे स्तंभ का या पांचवें स्तंभ का होना चाहिए। घोष होना चाहिए यानी तीसरे स्तंभ का हो या पांचवें स्तंभ का हो। ठीक, तो देखो टा में तीसरे स्तंभ में कौन आता है? तो तीसरे स्तंभ में आता है टा, ठा, डा, डा आता है ना, यानी बी नंबर सही जवाब माना जाएगा। ओष्ठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए यानी पा वर्ग का होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए यानी दूसरे स्तंभ में या चौथे स्तंभ में होना चाहिए। घोष होना चाहिए यानी चौथे स्तंभ में होना चाहिए। तो पा वर्ग के चौथे स्तंभ में कौन आता है? तो भा आता है, यानी बी नंबर। अगला प्रश्न, मूर्धन अल्प प्राण अघोष यानी टा वर्ग का हो, अल्प प्राण हो, पहला हो, तीसरा हो या पांचवें स्तंभ में हो। अघोष हो यानी पहले वर्ण का हो। तो टा का पहले वर्ग का पहले स्तंभ में वर्ण कौन सा? तो टा ही होता है, यानी बी नंबर। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म व्यंजन कितने? 4, तीनों सा और एक हा। तो तीनों सा में यह सा दिख रही है, ये कैसी सा है? तो ये मूर्धन्य सा है, ऊष्म वर्ण है लेकिन मूर्धन्य सा है। गा, गा, अंगा, डा, था, ता, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? अघोष का मतलब पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ, किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे स्तंभ में होना चाहिए। तो गा तो देखो चौथे स्तंभ में है का वर्ग के, ठीक है। घोष का मतलब है हाँ पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में होना चाहिए। अघोष का मतलब पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में। गा तीसरे स्तंभ में सघोष है, गा तीसरे में सघोष है। था और ता कैसे हैं? ये अघोष वर्ण है। तो कितने हैं? 2, यानी सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा व्यंजन अघोष है? तो कौन सा? यानी खा नंबर। पहले किसी भी वर्ग का हो उसकी पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ का वर्ण सदैव सदैव अघोष होते हैं। तो का, खा यानी का भी अघोष है, खा भी अघोष है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा बना है जा, आदि जा प्लस यहाँ से, यानी ए नंबर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं गुरु स्वर, सी नंबर। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या है 25, का से लेकर मा तक। का वर्ग, पा वर्ग यानी पांचों वर्गों के, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, तो 5 25। स्पर्शी वर्ण कितने? 25। तालब होना चाहिए यानी चा वर्ग का हो, महाप्राण होना चाहिए यानी दूसरे स्तंभ में हो या चौथे स्तंभ में हो। अघोष होना चाहिए अर्थात दूसरे स्तंभ का। तो चा वर्ग के दूसरा स्तंभ कौन सा है? छा, अर्थात बी नंबर। सा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान होता है तालु। मूर्धन्य से ईसा का, दंत से ईसा का और कंठ से हा का। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो या, रा, ला, वा, यानी ए नंबर। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके? बिल्कुल, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हो, नहीं, ए नंबर। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ओष्ठ हो, अल्प प्राण हो, यानी पा वर्ग का होना चाहिए। अल्प प्राण हो यानी पहले स्तंभ का हो, या तीसरे स्तंभ का हो, या पांचवें स्तंभ का हो। ठीक, घोष होना चाहिए, अर्थात तीसरे स्तंभ का या पांचवें स्तंभ का होना चाहिए। तो पा वर्ग में तीसरे में कौन आता है? बा। पांचवें में कौन आता है? माँ। तो माँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है? बा दिख रहा है, तो बा यानी बी नंबर। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण। कंठ हो, अल्प प्राण हो, यानी का वर्ग का होना चाहिए। अल्प प्राण हो यानी एक स्तंभ एक में आना चाहिए का वर्ग के, या तीसरे में आए या पांचवें में आए। तो देखो बताना है, गा तीसरे में आ रहा है, ठीक है, फा, घा, था। तो देखो घा तो महाप्राण हो गया, का वर्ग का तो है लेकिन महाप्राण है। था का वर्ग का है ही नहीं, था भी नहीं है, तो गा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि का मतलब ता वर्ग का, और ता वर्ग का ता खुद दिख रहा है, ठीक है। का वर्ग का है, छा चा वर्ग का है यानी मूर्धन्य वर्ण का, ता ओष्ठ वर्ग का है। ता वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो ता वर्ग में दोस्त आते हैं मूर्धन। का वर्ग में आते हैं कंठ वाले, कंठ वाले का वर्ग में। तालब वाले चा वाले तालब वर्ग में आते हैं। दंत जो ता वर्ग वाले होते हैं वो दंत वर्ग में आते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से ता, ता मूर्धन है। कैसा है? मूर्धा है। दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी दंत होना चाहिए, ठीक है, वर्तस महाप्राण होना चाहिए, यानी ता वर्ग का आना चाहिए, और महाप्राण का मतलब दूसरा हो और चौथा हो, और घोष होना चाहिए यानी तीसरे वर्ण का हो या चौथे या पांचवें स्तंभ का हो। तो देखो चार चार कॉमन आ रहे, तो ता वर्ग में चौथे नंबर में क्या आता है? तो ता, था, दा, धा धनुष आएगा यानी बी नंबर। दंत वर्ग अल्प प्राण यानी ता वर्ग का तो हो, अल्प प्राण यानी पहले स्तंभ का हो या तीसरे स्तंभ का या पांचवें स्तंभ का। अघोष, अघोष यानी पहले ही स्तंभ का, तो दंत में पहले स्तंभ का क्या हो जाता है? ता। गा, जा, छा, चा, ता, इनमें तालब महाप्राण तालु के होने चाहिए, महाप्राण यानी, तो तालब का तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है। गा कैसा है? कंठ का है। जा, छा, चा ये कैसे हैं? तालु के। ता कैसा? मूर्धा का। तो इसमें हाँ तालब दिख रहा है, तालब दिख रहा है। तालब के चा, छा, जा तीन वर्ण है, चा, छा, जा तीन वर्ण है। अब कह रहा है महाप्राण, महाप्राण का मतलब कि दूसरा हो और चौथा हो, दूसरे स्तंभ का हो चौथे स्तंभ का हो। तो दूसरे स्तंभ का केवल छा तो मिल रहा है, चौथे स्तंभ का नहीं मिल रहा। चौथे स्तंभ में आता है जा, झा, झा आता है, ठीक है, यहाँ पांचवें में आता है, और जा किसमें? तीसरे वर्ण में आता है। तो आंसर के हिसाब से क्या मिला है? केवल एक मिल रहा है, सी नंबर। मूर्धन ह्रस्व स्वर का उदाहरण। मूर्धन हो, ह्रस्व स्वर हो, तो मूर्धन ह्रस्व स्वर होता है री, यानी ए नंबर। जो प्रश्न आपको समझ में ना आया करे, आप उस जगह हमारी आवाज को म्यूट कर दिया करें और आप 2-3 बार प्रश्न को पढ़ा करें, क्योंकि हम जल्दी चल रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा तेज चल रहे हो तो कुछ लोगों को चीजें स्लिप हो रही हो, लेकिन केवल इस क्लास का मतलब है प्रैक्टिस, तो केवल प्रैक्टिस ही करेंगे। व्याख्या चर्चा के लिए 1:30 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालब है, यानी बी नंबर। कौन सा तालब वर्ण नहीं है? कौन सा तालब वर्ण नहीं है? जो चा वर्ग में ना आएगा वो तालब वर्ण ना होगा, अर्थात कौन सा? तो देखो शा, यानी ये कैसा वर्ण है? दंती वर्ण है, यानी डी नंबर तालब वर्ण नहीं है। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन
वर्ण कितने हैं? महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं चा वर्ग में? तो महाप्राण व्यंजन वर्ण, तो देखो दूसरा स्तंभ है और चौथा स्तंभ है, यानी कितने हैं? 2 है। एक कौन है? छा है। एक कौन है? झा है। ठीक, ये नंबर। अगला, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए, यानी किसी भी वर्ग का हो लेकिन दूसरे स्तंभ में होना चाहिए। तो देखो चा वर्ग का हो तो छा होना चाहिए, तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। झा है। ता वर्ग का हो तो था होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। का वर्ग का हो लेकिन खा है, बिल्कुल सही, दूसरे स्तंभ में आ रहा है, महाप्राण है, यानी डी नंबर सही जवाब। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? घोष, तो घोष व्यंजन यानी तीसरी लाइन, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ, यानी गा, घा और अंगा। कितने हो गए? कितने हो गए? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न, मूर्धन अल्प प्राण, यानी टा वर्ग का होना चाहिए, अल्प प्राण यानी पहले स्तंभ में आ जाए या तीसरे स्तंभ में आ जाए या पांचवें स्तंभ में आ जाए। तो देखो टा, आ, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, टा तो मिल नहीं रहा है तो टा तो खारिज हो गया, डा आएगा ना, डा वैसे खारिज हो गया। ढा, ढा यानी तीसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है यानी ढा मिल रहा है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अड़ा मिल नहीं रहा है, डा वैसे भी खारिज हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण छा। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। छा होता है, एक त्रा होता है, एक ज्ञा होता है, एक स्रा होता है। छा का निर्माण आदि का प्लस सा से। अगला प्रश्न, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ होते हैं दोस्त 4, ऊष्म होते हैं 4, दोनों मिला के कितने हो गए? 8, बी नंबर। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो पंचमाक्षरों की संख्या 5 है, यानी बी नंबर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर बताना है। तो 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? एक सघोष और एक अघोष। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं तृतीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो प्रथम और द्वितीय, सॉरी प्रथम और द्वितीय ये कैसे हैं? तो ये अघोष है, अघोष यानी बी नंबर। खा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो खा और घा ये है महाप्राण। ठीक, अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? धा सघोष है, अल्प प्राण है, मूर्धन है। अल्प प्राण नहीं है, सॉरी हाँ सही है। का अघोष है, अल्प प्राण है, कंठ है, सही है। धा सघोष है, महाप्राण है, ओष्ठ है, नहीं। ये कैसा है? ये दंत है। कैसा है? दंत। कौन अशुद्ध मेल है? तो यानी सी मेल नंबर अशुद्ध मेल है, बाकी सब मेल के हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल अक्षर कहलाते हैं, यानी ए नंबर। अगला प्रश्न, कौन ऊष्म नहीं है? तो तीनों सा और हा के अलावा जो मिल जाए, यानी गा, गा ऊष्म नहीं है। निम्नांकित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का वर्ग वाली, का वर्ग वाली कहाँ है? सी नंबर पे। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है जो का वर्गी की होगी, का वर्गी कौन सी दिख रही है? गा, यानी ए नंबर। या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा, सी नंबर। अगले प्रश्न पे आए, हिंदी, सॉरी एक मिनट, क्या या का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं होता, या का उच्चारण स्थान होता है तालु, तालु होता है। ठीक, मूर्धन में ये सा आती है। अगला प्रश्न, हिंदी की तालब ध्वनियां हैं, हिंदी की तालब ध्वनियां वो ध्वनियां जो चा वर्ग में आएंगी। चा वर्ग की कौन सी है? चा, छा, जा, जा, यानी ए नंबर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? यानी वो व्यंजन
जो चा वर्ग में आता होगा उसका उच्चारण स्थान तालाब होगा। का तो आता नहीं, का वर्ग में आता है, ना ता वर्ग में आता है, मा पा वर्ग में आता है, अर्थात आंसर क्या है? बी नंबर यानी झा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? यानी जो दंत ता वर्ग में ना आता होगा। ता वर्ग में कौन नहीं आ रहा है? या कैसा है? या तालु का है, दंत का नहीं है। ठीक है, ता ला और दा ये दंती है। अगला, ता वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ता वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दोस्तों मूर्धन्य मानी जाती है। शा का उच्चारण स्थान क्या है? देखो तीनों सा का याद रखना, इस सा का तालु होता है, इस सा का दंत होता है, और ये जो सा लिखी है इसका होता है मूर्धा। झा वर्ण का उच्चारण स्थान है, ये कैसा है? तो यानी ये टा वर्ग का तो है, टा वर्ग का, और टा वर्ग का कैसा है? तो टा वर्ग का चौथा है, अर्थात बी नंबर। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि यानी जो ता वर्ग की आएगी, और ता वर्ग की खुद ही ता दिख रहा है, यानी सी नंबर। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ला और सा का उच्चारण होता है दंत से, यानी ता वर्ग वाले से। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण कहलाते हैं दंतोष्ठ, अर्थात सी नंबर। पा फा बा बा मा व्यंजन है, ये किस वर्ग के हैं? पा वर्ग के। पा वर्ग कैसा है? ओष्ठ वर्ण का है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? या रा ला वा, इन चार के अलावा जो मिले वो अंतस्थ नहीं है। या रा ला वा, यहाँ पे वा ना होगा, यहाँ पे ये बा है, वाह, यानी यही अंतस्थ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में वा ध्वनि है। वा ध्वनि कैसी है? तो वा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना जाता है, दंतोष्ठ। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कर दोगे? इसको ओष्ठ कराता है। ठीक है, ए नंबर। सॉरी, यहाँ पे वाना होगा, वाना होगा, यहाँ पे है बा, दिखने में थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे है बा, और बा किसका है? ओष्ठ का है। अगर वाह आता तो ऑप्शन में दंतोष्ठ जरूर देता, दंतोष्ठ जरूर देता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, यानी जो पा वर्ग की होगी वो ओष्ठ होगी। पा वर्ग का कौन है? भा। पा वर्ग कौन दिख रहा है? भा। भाग ऐसी ओष्ठ है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है? स्पर्श, चा सॉरी का से लेकर माँ तक के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं 25, ये स्पर्श है। इसके अलावा कौन आ रहा है? या आता है, माँ की बात आता है या। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। 3 तो यहाँ पे लिखे हैं, कौन यहाँ पे नहीं लिखा? तो स्रा यहाँ पे नहीं लिखा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? कौन सा है? तो या रा ला वा सा, या रा ला वा मिल रहा है, तो यानी सी नंबर। गा जा सा ये अंतस्थ नहीं है। ऊष्मण कौन से हैं? तो तीनों सा और हा, यानी सी नंबर। ऊष्मण, फिर वह प्रश्न रिपीट हो रहा है, यानी बी नंबर। उस व्यंजन कौन सा है? तो उस व्यंजन में आ दिख जाएगा, ए नंबर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो 4 संयुक्त व्यंजन है, उन 4 में कौन दिख रहा है? ज्ञा, ये बी नंबर। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, अर्थात ए नंबर। छा वर्ण किसके संयोग से बनता है? तो छा वर्ण बनता है आदि का प्लस सा से, आदि का प्लस सा से। कहाँ लिखा है? ए नंबर। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण का मतलब कि किसी भी वर्ग का हो, लेकिन वो या तो पहले स्तंभ का हो, या तीसरे का हो, या पांचवें का हो। तो देखो खा तो दूसरे का है, तो ये तो होगा ना। गा तीसरे का है, तो ये हो सकता है, आगे वाले ऑप्शन देख ले। हाँ तो गा ही होगा, चूंकि एक ही ऑप्शन दिखेगा, कूटा ही नहीं गा। ठीक है,
ठा दूसरे वर्ग का है, घा चौथे वर्ग का है, चौथे स्तंभ का है। ठीक, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो साथी कहलाता है महाप्राण। ये नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? कौन सी महाप्राण ध्वनि है बतानी है। दूसरा हो स्तंभ हो या चौथा हो। तो दूसरा चौथे में घा दिख रहा है, का वर्ग का चौथा स्तंभ है। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? यानी पहले स्तंभ का और दूसरे स्तंभ का होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो, पहले या दूसरे का हो। तो उसमें दिख रहा है चा। चा चा वर्ग का पहला वर्ण है, बाकी सारे। जा तीसरा है तो सघोष है, रा तीसरा है तो सघोष है, झा चौथा है तो भी सघोषी है। आपको वर्णमाला की पूरी सारणी बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। आप प्रश्नों का प्रारूप देखोगे कि किस प्रकार के वो प्रश्न बना रहा है आयोग। एक ही प्रश्न को वो कितनी बार घुमा घुमा के प्रश्न रख रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर तो उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? घोष बोले तो सघोष। घोष का कहने का मतलब होता है सघोष। सघोष का मतलब कि किसी भी वर्ग का हो, वो तीसरी स्तंभ का हो या चौथे स्तंभ का हो या पांचवें स्तंभ का हो। तो पा तो होगा ना, चूंकि ये पहले स्तंभ का है, ये अघोष है। ता भी ना होगा, अघोष है ये। था दूसरे स्तंभ का है पा वर्ग के, लेकिन अघोष है। होना क्या चाहिए? तीसरा, चौथा या पांचवा। ता कैसा है? ता वर्ग का तीसरा, और तीसरा कैसा? सघोष, अर्थात सी नंबर एकदम सही जवाब है। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी पूछ रहा है, ठीक है। तो हा को संघर्षी वर्ण कहा जाता है, संघर्षी। ए नंबर। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि होती है ला। ला कैसी है? पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक होते हैं। कितने हो गए? 25। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण का से लेकर मा तक के वर्ण, यानी ता, था, दा, धा, ये उदाहरण है। छत्रज्ञा ये नहीं है, यार अलावा नहीं है, सा ये भी नहीं है। निम्नांकित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो झा। झा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं? 4। 3 यहाँ पे लिखे, कौन नहीं लिखा? सरा नहीं लिखा। निम्नलिखित में से कौन ता वर्ग में नहीं आता? तो ता वर्ग में कौन ना आएगा? तो धान आएगा। ये किस में आता है? ता वर्ग में आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम आता है का के बाद। जी नंबर सही। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? ठीक, तो ऋग, ऋण, 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 ऋच। छा है री, छा छा कैसे बना? का, तो यानी बी नंबर आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आंख, आकर, आग, आंच। कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा अनुस्वार और नासिक पहले ही आते हैं ये, तो कौन? आंख। ए नंबर। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग हुआ? तो 2। कौन कौन से? अंक और आहा। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अयोगवा। कितने? केवल 2। कौन कौन से? अंक और आहा। कोश में कितने? 4। आगत कितने? आगत ध्वनियां कितनी? तो जा और फा यानी 2। अंतस्थ कितने? 4, यार अलावा। अगले प्रश्न, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? अंक और आहा का। बी नंबर। अनुस्वार के अनुसार, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजनों में प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक व्यंजन होते हैं,
इसे के रूप में दर्शाया जाता है, इसे चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, नहीं। डी नंबर इसका उपयुक्त नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त है। इसे चंद्र बिंदु में दर्शाया जाता है। अगला, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार करता है पंचमा अक्षर का, पंचमा वर्ण का, सी नंबर। अंक व्याकरण के अनुसार क्या है? अंक जो है ये व्याकरण के साथ अनुस्वार है। अगला प्रश्न, जब एक ही ध्वनि का द्वुत हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है युग्मक ध्वनियां। कैसी? युग्मक, बी नंबर। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? तो ये संपर्कत्व का है। निम्नलिखित ध्वनियों के निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन अशुद्ध है? चा तालब है, महाप्राण है? नहीं, चा अल्प प्राण है। तालब तो है लेकिन अल्प प्राण है। आ महाप्राण कंठ है, बिल्कुल सही। ता अल्प प्राण दंत है, बिल्कुल सही। माँ ओष्ठ सघोष है, बिल्कुल सही। यानी कौन सही नहीं है? ए नंबर नहीं सही। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की, एक स्वर ध्वनि और एक व्यंजन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि नहीं हमने सुना है। कंठ, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, ये सब सुने हमने, दंतोष्ठ। ग्रीवा कहीं नहीं सुना है। अगला प्रश्न, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या हो जाएगा? कच्छा। तो कच्छा को कैसे आप लिख सकते हो? सी नंबर, क्योंकि छा है। छा कैसे बनता है? आदि का और सा से, पूरी सा से। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? कौन सा है? नासिक व्यंजन वो होगा जो किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर होगा। उसके अनुसार कौन दिख रहा है? इया। इया किस वर्ग का पंचमाक्षर? चा वर्ग का पंचमाक्षर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक कोई रिपीट हो रहा है, इया है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा। ठीक, तो देखो, मात्र में त्रा है तो त्रा का निर्माण आदि ता प्लस रा से होता है, तो इसमें रा है। क्रम में तो ऑलरेडी रा है, दिख रही है। मूर्धा में रा है लेकिन रेफ वाली, आदि रा है लेकिन रेफ वाली। क्रम में पूरी रा है, इसको कहते हैं ड्वार्फ। पूरी रा को कहते हैं नीचे जो लगती है ड्वार्फ, और जो उड़ंती रा होती है उसको कहते हैं रेफ। मातृभूमि में रा नहीं है, ये री की पहचान है, ये री की। तो रा किसमें नहीं है? डी नंबर में। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत, डी नंबर। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ यानी सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनियां हैं। वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक ध्वनियां हैं। जो तीसरा है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से ज्यादा। नहीं, नाक से ज्यादा सांस निकलती है, मुंह से नहीं। नाक से ज्यादा सांस निकलती है, मुंह से नहीं निकलती। यानी तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण पंचमाक्षर हो जाएगा, यानी मां दिख रहा है स्पष्ट रूप में, अनुनासिक वर्ण है। द्रग का वर्ण विच्छेद करना है, तो देखो द्रग में दा आदि है, इसके बाद री यानी री आ जाएगी, इसके बाद गा आ जाएगा और फिर आ जाएगा। तो आदि दा, फिर री, फिर आदि गा और फिर छोटी आ। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है ए नंबर पे, तो बिल्कुल सही है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है। देखो उद्यान में उ आ गया, उ, आदि दा के साथ में या भी कैसी? आदि, या के बाद में फिर क्या? आ, क्या? आ कैसा? बड़ा। आ कैसा? बड़ा। और आ के बाद क्या? ना कैसा? आधा। ना के बाद आ कैसा? छोटा आ। ये कहाँ दिख रहा है आपको? ये आपको स्पष्ट रूप में दिख रहा होगा सी नंबर में। सी नंबर में यहाँ पे ऐसे अलंत रहेगी, सी नंबर में। ठीक, कांकल वर्ण कौन सा है? तो कांकल वर्ण हा होता है, सी नंबर। रा का विवरण क्या है? रा वर्तस है, बिल्कुल सही है। लुंठित है, बिल्कुल है।
सघोष है, अल्प प्राण है। सघोष है, अल्प प्राण है, बिल्कुल सही, यानी ए नंबर। अगला, निम्न में अर्ध स्वर कौन कौन से थे? या और वाह अर्ध स्वर होते हैं, तो ऑप्शन में या केवल दिख रहा है, तो ये अर्ध स्वर है। स्पर्श हो, स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, यानी का से लेकर मां तक के बीच का वर्ण होना चाहिए। कंठ का होना चाहिए, यानी का वर्ग का होना चाहिए। अघोष होना चाहिए, यानी पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ का होना चाहिए। महाप्राण हो, यानी दूसरे स्तंभ का हो, तो का के दूसरे स्तंभ का कौन आ जाएगा? खा, सी नंबर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि, यानी बी नंबर। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ई और ई, ये पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है? तो री की मात्रा का उपयोग किया गया वृष्टि में, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो कौन स्वर नहीं है? इया स्वर नहीं है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका स्थान है कांकल ध्वनि, सी नंबर। कांकल कौन? हा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। जैसे अभी हमने किया, दीर्घ का किया, उद्यान का किया, तो ये क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज में री स्वर नहीं है। कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है। आज में री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति में आकर ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण वाले वर्ड होते हैं वर्तस्थ, यानी ला, सा, रा, ला, ये शब्द आते हैं। ला आ जाता है, यानी सरल, ये सा, रा, ला, ये वर्तस्थ वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा, यानी जो हमने आपसे कहा था कि आज हम लोग लगभग 200 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, वो 200 प्रश्न आज अपने कंप्लीट हो रहे हैं समथिंग 189 पे। ठीक है, हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है। हिंदी में जो आ ध्वनि है इसका समावेश हुआ है, तो इसका समावेश अंग्रेजी से हुआ। ये होता है आगत। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में जब इंग्लिश लिखते हैं तो DOC ऐसे बनाते हैं डॉक्टर। जब लिखते हैं हॉकी, HOCKY, और जब हॉकी को हिंदी लिखते हैं तो हॉकी में ये लगा देते हैं। ये आगत वर्ण, तो इसका कहाँ से हुआ है? अंग्रेजी से हुआ है। ये आ और ओ के मध्य की कड़ी होती है। ये कहाँ? आ और ओ के मध्य की कड़ी, ये। तो आज की क्लास अपने इन्हीं प्रश्नों में समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे विराम चिन्हों के साथ। हम इसी क्लास में आपको बताएंगे कि अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग विराम चिन्हों में चर्चा कर रहे होंगे। विराम चिन्ह, ठीक। और अगर ये टॉपिक छोटा हुआ तो इसके साथ किसी और टॉपिक को ऐड कर लेंगे, अन्यथा इन्हीं में हम करीब आपको 100 प्रश्नों को, जैसा कि बैच का नाम ही है, ठीक है, सुपर 100, तो 100 प्रश्न लाने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा आपके पास विराम चिन्ह का जो भी नोट्स हो, जो भी PDF हो, जो भी आपने बना रखा हो, उससे जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।